राजकुमार 3 दिन 3 रात बादशाह के सामने घुटनों पर रहे। तब जाकर मेरे लिए शाही फरमान मिला। पर मैं चाहती थी एक ही इंसान का साथ पूरी जिंदगी। इसीलिए मैंने जान देने की धमकी दी और उनसे शादी करने से मना कर दिया। लेकिन जिसे मैंने अपना समझा उसी ने मेरे पूरे घर को तबाह करवा दिया। और मरने से पहले आखिरी नज़र में मैंने देखा राजकुमार मुझे अपनी बाहों में लिए, खुद भी उसी आग में जल रहे थे। जब दोबारा आंख खुली, मैंने अपने दोबारा जिंदा होने की परवाह नहीं की। बस एक ही सोच थी, राजकुमार कहाँ है। राजकुमार जी, सुना है आप ठीक हैं, अभी अभी गए हैं। ये सुनते ही मैं भागी उनके पीछे। इस बार उन्हें जाने नहीं दूंगी, भगवान ने दूसरा मौका दिया है तो इस बार मैं इस इंसान को कभी नहीं छोड़ूंगी। जूही पीछे से दीदी दीदी पुकारती हुई दौड़ने लगी। अच्छा हुआ मोशवान यूं ज्यादा दूर नहीं गए थे। जैसे ही वो घोड़ा गाड़ी में बैठने लगे, मैंने आवाज़ लगाई, राजकुमार जी। उनका जाना पहचाना चेहरा देखते ही मेरी आंखें भर आईं। मैं दौड़कर उनके पास गई और सीधे उनकी बाहों में जा गिरी। मुंह श्वान यू का बदन अकड़ गया, दोनों हाथ बगल में लटके रहे। वो नीचे झुककर मुझे देखने लगे, उनके चेहरे पर अजीब सा भाव था। फिर उन्होंने पूछा, इस बार क्या चाहिए। मैं चौंक गई। दरअसल राजकुमारी माँ और मेरी नानी सगी बहनें थीं। मेरा और मोशवान यू का बचपन साथ बीता था। फिर न जाने कैसे मैं शाओ बाइलियन पर मर मिटी। उस बेवफा के लिए मैंने मोशवान यू को कितनी बार तकलीफ दी। उनकी ठंडी आवाज़ फिर गूंजी, थोड़ी थकान भी थी उसमें। झूशू यी पिछली बार उसके लिए ओधा मांगने आई थी। इस बार क्या है। राजकुमार जी, मुझे पछतावा हो रहा है। शादी रद्द मत करिए प्लीज। वो शुआन्यू का माथा थोड़ा सिकुड़ा, जैसे समझ नहीं आया ये लड़की चाहती क्या है। मैंने उनकी बड़ी सी आस्तीन को अपनी छोटी उंगलियों से थाम लिया। जी, मेरा यकीन करिए, शुएर सच में आपसे शादी करना चाहती है। झूशू यी, जो मांगना हो सीधे बोलो, ये नाटक बंद करो। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से एक मीठी सी आवाज आई। मैं पलटी तो वो चेहरा दिखा जिसे देखकर मेरा दिल जल उठा। दीदी, शाओ जी देख रहे हैं, जल्दी आओ। उन्हें नाराज मत करो। वो छोटा सा लड़का, उसके बगल में हरे कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी, चेहरे पर चिंता का नाटक। श्रीमान मान। अच्छा हुआ मुझे उनसे हिसाब चुकाना था, खुद चले आए। दरअसल श्रीमान मान ने ही वो साजिश रची थी जिसकी वजह से मुझे लगा उस मुसीबत में शाओ बाइलियन ने मुझे बचाया था और मैं उस पर जान देने लगी। सच में बचाने वाले वो शुआन यू थे जो उसमें बुरी तरह घायल हुए, और बदले में मैंने उन्हें बुरे बुरे बोल जाए। श्रीमान मान की नज़र राजकुमार के पास मेरे पर पड़ी और उसमें छुपी जलन साफ दिखी। जो ही पास में खड़ी अपनी दीदी को परखती रही। वो शाओ जी मेरी दीदी के लायक बिल्कुल नहीं। दीदी प्लीज इस बार गलती मत करना। मोशवान यू की नज़र शुरू से आखिर तक मुझ पर ही थी। जब उन्होंने मुझे थरथराते देखा तो उनकी आंखों में हल्की सी उलझन आई। फिर मैं शाओ बाइलियन की तरफ बढ़ी। मोशवान यू की आंखों की रोशनी बुझ गई। वो पलटे बिना रुके घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। वो दोनों का कोई भी नज़ारा नहीं देखना चाहते थे। मैं आगे बढ़ी और शे मान मान को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शे मान मान, मेरी और राजकुमार की शाही शादी तय है। वो शाओ बाइयन तो बस एक मामूली पढ़ा लिखा लड़का है। मैं उसकी खुशामद क्यों करूं। अगर जबान नहीं संभाली तो वो जबान ही खिंचवा लूंगी। दीदी, यहाँ क्या कर रही हो। पूरी दिल्ली जानती है तुम शाओ जी से प्यार करती हो। जूजी, शे जी तो भला चाहती हैं। इतना गुस्से में क्यों हो। तुम इतनी रूखी हो, तुम्हें मेरे सिवा कौन झेलेगा। मैंने ठंडी हंसी दी। पिछले जन्म में इसी तरीके से इस कमीने ने मुझे नीचा दिखाया था, मुझे कमजोर और शक्की बना दिया था। लेकिन मैं इस जमाने के सबसे बड़े सरदार की असली बेटी हूँ। घर में खानदानी रुतबा है। पिताजी देश की रक्षा में दुश्मनों से लड़े इग्नोरेंट हीरो कहलाते हैं। माँ, राजकुमारी माँ की भांजी हैं। और बादशाह खुद मुझे बहुत मानते हैं। ऐसे खानदान की लड़की को जो मर्द चाहे मिल सकता है। लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक ऐसे बेकार आदमी पर भरोसा किया जो हमेशा औरतों के सहारे चलता था। और मोशवान यू को, जो सिर्फ मेरे लिए था, मैंने तकलीफ दी। मैंने हाथ उठाया और शाओ बाइलियन को एक जोरदार थप्पड़ दिया। शाओ जी, जबान संभालिए। मैं अब बादशाह की दी हुई राजकुमार की होने वाली दुल्हन हूँ। पहले की बातें बस मेरा वक्त गुजारने का तरीका था, कुछ ज्यादा नहीं। ये कहकर मैं पलटी मोशवान यू को ढूंढने, लेकिन उनकी घोड़ागाड़ी तेजी से जा चुकी थी। दिल थोड़ा उदास हुआ, पर मैं जानती थी कि मेरी गलतियां बहुत बड़ी थीं। मोशवान यू का एकदम भरोसा न करना। जाहिर है उन दोनों को वहीं खड़ा छोड़कर मैं घर चली आई। घर में घुसते ही देखा हॉल में सब बैठे थे। मुझे देखकर सब फिक्रमंद होकर उठ खड़े हुए। माँ ने आगे आकर मेरे हाथ थाम लिए। शुएर, तूने ये क्या किया। उनके सामने एक एक जाना पहचाना जिंदा चेहरा देखकर मेरा गला भर आया, आंखें गीली हो गईं। भाई आगे आए, चेहरे पर नाराजगी थी, पर आवाज में प्यार। शादी नहीं करनी थी तो बात कर लेते, खुद को नुकसान क्यों पहुंचाया। पिछले जन्म में मैंने शाओ बाइलियन के लिए खुद को तकलीफ दी, पिताजी पर दबाव डाला, और उस कमीने ने क्या किया, हमारे घर की ताकत हड़प ली और हम सबकी जानें लेकर ऊपर चढ़ा। ये सब सोचकर मैंने माँ का हाथ छोड़ा और सीधे घुटनों पर बैठ गई। पिताजी, माँ, बेटी ने गलती की, आपको तकलीफ दी। ये कहकर मैंने जोर से माथा टेका। सब दौड़कर मुझे उठाने लगे। यहाँ तक कि पिताजी, जो आज डांटने का मन बनाकर बैठे थे, वो भी पिघल गए। तभी पीछे से एक नाजुक सी रुआं सी आवाज आई। मैं पलटी और देखा, शे मान मान न जाने कब आ गई थी।
वो एक हाथ से अपनी गाल दबाए खड़ी थी, आंखों में विचारगी। दीदी, मैं जानती हूँ तुम्हें शाओ जी पसंद है, पर मैंने तो बस उनसे दो बातें की, कुछ गलत नहीं किया। फिर सबके सामने तुमने इतने जोर से क्यों मारा? लड़की की शक्ल कितनी अहमियत रखती है। अगर कहीं निशान पड़ गया तो उसकी शादी कैसे होगी? लेकिन मुझे साफ पता था, मैंने जितनी ताकत से मारा उससे ये नहीं हो सकता। मैं आगे बढ़ी और उसके गाल का निशान देखा। आंखों में एक ठंडी चमक आई। इतनी जल्दी शे मान मान को यह सीक्रेट दवाई कहाँ मिली? इसके पीछे की ताकत कमजोर नहीं, ये दवाई जख्म को बहुत बड़ा दिखाती है, पर असल में स्किन को जरा सा भी नुकसान नहीं होता। बस क्रीम लगाओ, सब ठीक। भाई, मैंने तो शे बहन की भलाई के लिए किया। अब मेरी और राजकुमार की शाही शादी तय है, पर बहन सबके सामने राजकुमार को रिझाने की कोशिश करे, ये तो घर की इज्जत का सवाल है। आज मैंने न रोका तो कल लोग कहेंगे हमारे घर की लड़कियां ठीक नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कब राजकुमार को रिझाया? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? राजकुमार जी मेरे होने वाले हैं, शाही रिश्ता है। उनके साथ कितनी भी बात करूं, ये सब सही है। शेमान मान नहीं चाहती थी कि मेरी और राजकुमार की अच्छाई घर वालों तक पहुंचे, इसीलिए उसे चुप ही रहना पड़ा। वो अंदर ही अंदर दांत पीसती रही, ये नहीं समझ पाई कि यह लड़की अचानक इतनी तेज कैसे हो गई। ठीक है श्वेर, पानी में गिरने के बाद तबीयत कमजोर है, जा आराम कर। मैंने हाँ कहा और चली गई। अगले दिन राजकुमारी माँ से मिलने के बहाने सीधे महल पहुंची। उनसे मिलकर मैं सीधे पूर्वी महल गई। इस नए जन्म में मैं नहीं चाहती थी कि गलत फहमियां हमारा वक्त बर्बाद करें। और जैसे ही मैं पहुंची, मो शुआन यू ने कोने से मुझे देखा और पलट कर चल दिए। आज मैंने भारी भरकम घाघरा पहना था, चलना मुश्किल था। मैंने घाघरा उठाया और तेज कदमों से पीछे भागी। राजकुमार जी, दौड़ते दौड़ते मैं उन्हें राजबाग तक ले आई। एक छतरी के पास पहुंचकर मैंने उनकी बाह थाम ली और उन्हें खंबे से टिका दिया। मेरी गर्म सांसें उनके चेहरे पर पड़ रही थी। भागी क्यों? मैं थक गई। क्या काम है? मैंने उनसे थोड़ी ऊंचाई पर खड़े होकर उन्हें अपनी बाहों में घेर लिया, नजरें मिलाई। थोड़ी घबराहट भी थी। क्या बादशाह से शादी रद्द कर दी? यह सुनते ही मो शुआन यू के आसपास की हवा बर्फ सी हो गई। आंखों में ठंडक आ गई। इतनी जल्दी है तुम्हें? मैंने माथा सिकोड़ा। ये क्या बोल रहे हो? हम शादी रद्द करने की बात कर रहे थे, जल्दी कैसी? मो शुआन यू ने मुझे देखा। मेरे दिल में पहले जो थोड़ी गर्माहट थी वो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। पिछली बार शाओ बाइलियन ने तुमसे क्या कहा था? मुझे फौरन समझ आया। उन्हें लग रहा था मैं फिर से किसी चाल में हूँ, शादी रद्द करवाने की। आप पिछली बार जल्दी चले गए, देखा नहीं मैंने उन दोनों को कैसे धोया। जी, बादशाह ने रिश्ता तय किया है, शादी रद्द मत करिए प्लीज। मुशवान यू ने माथे पर बल डाला। रद्द तो तुम करवाना चाहती थी, वो पहले की बात थी, अब नहीं। मुशवान यू की काली आंखें मुझ पर टिकी रहीं। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे बोले, झूठ हुई। मुझे ये बेकार के खेल पसंद नहीं। किसी और में दिल लगा है तो मुझे तंग मत करो। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तभी मो शुआन यू की नज़र मेरे पीछे पड़ी। वहां कुछ लोगों की परछाइयां आ रही थीं। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। किस करो? मैं हैरान रह गई। उनके होठों पर वो तंजिया मुस्कान और गहरी होती गई। मैंने कुछ बोलने से पहले ही पंजों के बल उठकर उन्हें किस कर लिया। मो शुआन यू की पुतलियां सिकुड़ गईं। झूशुई, ये क्या कर रही हो? पीछे से एक गुस्से से भरी आवाज आई। मैंने आंखें खोली, उनसे नजरें मिलाई, पीछे हटने लगी। तभी एक मजबूत हाथ मेरी कमर पर आ गया और फिर वो बेरहमी से, मैं बस खोसी गई। इस मामले में मैं एकदम नई थी। पिछले जन्म में शाओ बाइलियन से चाहत थी, पर उसे कभी हाथ नहीं लगाने दिया। माँ ने बचपन से सिखाया था, इज्जत खुद की करो। पिछले जन्म में चाहे कितना भी भटकी, पर वो आखिरी लक्ष्मण रेखा कभी नहीं पार की। इसीलिए शाओ बाइलियन ने मुझे एक बार मेरे सामने ही शे मान मान को लेकर कहा था, मैं बहुत बोरिंग हूँ। मैंने उनके कोट का कपड़ा थाम लिया, वरना धरती पर बैठ जाती। मो शुआन यू ने मेरा सिर अपने सीने में दबा लिया। किसी और को यह हाल नहीं दिखाना था। शाओ बाइलियन गुस्से से आगे बढ़ा। पहले इनके सामने शरीफ बनती थी, राजकुमार के सामने इतनी जल्दी? शुई, मेरा तुमसे सच्चा प्यार है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मो शुआन यू ने देखा मैं होश में आ गई तो हाथ छोड़ दिया। थोड़ा दूर खड़े हो गए, ठंडी नजरों से देखते रहे। मेरा दिमाग हिल गया। ये आदमी भी कमाल है, कितना बेरुखा है। खैर, गलती मेरी ही थी। पत्थर को मोती समझ बैठी। मैंने कपड़े ठीक किए, आंखों में ठंडक लाई। शाओ जी, बात करते वक्त सोचकर करो। मेरी और राजकुमार जी शादी तय है, अब तो मैं उन्हीं की हूँ। तुम यहाँ गलतफहमी फैला रहे हो। ये शाही हुक्म की बेइज्जती है क्या? मेरी आंखों तेजी थी, पूरे वजूद से एक रोब झलक रहा था। वो रोब जो सिर्फ ऊंचे ओहदे वालों में होता है। मो शुआन यू ने एक पल के लिए मुझे देखा। हमेशा घर में रहने वाली लड़की में ये एटीट्यूड कहाँ से आया? शाओ बाइलियन के पीछे आए कुछ अफसरों ने राजकुमार को देखा और झुककर सलाम किया। जनाब को प्रणाम। मो शुआन यू की नज़र शाओ बाइलियन पर पड़ी। शाओ साहब बड़े रुतबे में हैं आज। शाओ बाइलियन हड़बड़ाया। पहले जब मैं होती थी तो उसे राजकुमार के सामने झुकना नहीं पड़ता था। मेरी तरफ देखा पर मैं चुप रही। उसकी आंखों में एक झुंझलाहट आई। वो आगे झुका। राजकुमार जी को प्रणाम। थोड़ी देर बाद मुशवान यू ने आराम से कहा, उठो। शाओ बैलियन उठा। मुझे देखा। शुई, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मेरे पास कुछ नहीं कहना। ये कहकर मैंने मुशवान यू का हाथ पकड़ा और चलने लगी। शाओ बैलियन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। राजकुमार की नजरों से मुझे ओझल करते हुए आस्तीन हिलाई। एक सफेद रोशनी चमकी। शू, ये एक चीज मैं खुद तुम्हें देना चाहता था।
मेरी आंखें सतर्क हो गईं। मैंने मो शुआन यू का हाथ छोड़ा। जी आप जाइए, मैं थोड़ी देर में खुद आती हूँ। मो शुआन यू ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली। ठीक है, ये कहकर वो चल दिए। वो अफसर भी उनके साथ हो लिए। मैंने ठंडे चेहरे से हाथ बढ़ाया। दो, आगे से अपने रास्ते रहो, मैं अपने। शाओ बाइलियन ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है। उसने आस्तीन से वो जेड पेंडेंट निकाला और मेरे सामने हिलाया। मैंने फुर्ती से पकड़ लिया, पर उस छोटे से लड़के की काली आंखों में कुछ था, गहरी चालाकी। मैं पलटने लगी, पर अचानक पूरे बदन की ताकत जाती रही। मेरा चेहरा उतर गया। कमीने, इसने पेंडेंट में कुछ मिलाया था। वो आगे बढ़ा और मुझे थामते हुए उसकी मुस्कान और घिनौनी हो गई। झूठ हुई, तुमने मुझे मजबूर किया। एक बार तुम मुझसे मिल जाओ, फिर देखना राजकुमार तुम्हें अपनाए या नहीं। ये तो महल में है, पकड़े जाने का डर नहीं क्या? पकड़े जाना और अच्छा ही होगा, तब तुम पूरी तरह मेरी बन जाओगी, भागने का रास्ता नहीं रहेगा। ये कहते हुए वो मुझे पास की झाड़ियों की आड़ में ले जाने लगा। रुककर उसने मेरे कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा पूरा बदन ढीला था, बेजान सा, जिसमें जलन थी जैसे आग लगी हो। मैंने अपना सिर उसकी नाक पर जोर से मारा। वो दर्द से पीछे हटा। मैंने अपने बालों की पिन निकाली और सतर्क नजरों से धीरे धीरे आते शाओ बाइलिन को देखने लगी। मेरा हाथ कसा हुआ था। मैं उससे दूरी नाप रही थी, फेंकने के लिए तैयार थी। तभी एक जानी पहचानी परछाई तेजी से नजदीक आई। मैंने हाथ रोका और चुपके से वो चीज पीछे फेंक दी। शाओ बाइलियन को पास आने दिया। तुम दूर रहो, हटो यहां से। शाओ बाइलियन ये आवाज सुनकर और उत्साहित हो गया। हाथ बढ़ाकर मुझे छूने लगा। अगले ही पल मो शुआन यू ने एक जोरदार लात मारी और शाओ बाइलियन 3 गज दूर जा गिरा। मुंह से 2 बड़े घूंट खून आए। लौटे हुए राजकुमार को देखकर शाओ बाइलियन के चेहरे पर दहशत छा गई। वो जमीन पर सिकुड़कर कांपने लगा। आंखों में बस डर था। राजकुमार जी, मैं मो शुआन यू से टिककर खड़ी हो गई, पूरा बदन ढीला। आप वापस कैसे आए? मो शुआन यू के चेहरे पर अभी भी दबा हुआ गुस्सा था। नीचे देखा, बाहों में एक फूली सी लड़की थी। यह गंदी चीज तुम क्या कर सकती हो? अभी शूई की नज़र में सिर्फ राजकुमार जी थे। उनके बदन की गर्माहट मुझ पर असर कर रही थी। उनके गुलाबी होंठ देखकर मैं बस निगल गई। मैंने उनके कोट को थाम लिया। जी मुझे तकलीफ हो रही है। मोशवान यू एक पल रुके, फिर गुस्सा और बढ़ गया। उसने तुम पर दवाई डाली? अभी मुझे किसी और की परवाह नहीं थी। मुझे बस इस आदमी को पकड़ना था। मैंने दोनों बाहें उनकी गर्दन पर लपेट दी और उनके कान के पास धीरे से फुसफुसाई। जी प्लीज मेरी मदद करिए। मोशवान यू की पीठ अकड़ गई। एक सिरहन भरी गुदगुदी दिल में उठी। शुरुआती बसंत की ठंडी हवा चल रही थी, पर उन्हें जलन सी महसूस हो रही थी। उन्होंने दिल पर काबू किया और मुझे बाहों में उठाया। जाने से पहले पीछे मुड़कर ठंडे लहजे में बोले, इसे ठिकाने लगाओ। वो आगे बढ़े। एक काले कपड़ों वाला शख्स चुपचाप शाओ बाइलियन के सामने आ खड़ा हुआ। जब मेरी पीठ नरम स्तर से लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने उन्हें जाते देख फौरन थाम लिया। रुकिए। मोशवान यूं किसी तरह खुद को रोककर बोले, वैद्य को बुलाने जा रहा हूँ। मैंने आंखें भर लाईं, बेचारगी से देखा। मुझे इस हाल में वैद्य के सामने भेजोगे? जब वो हड़बड़ाए, मैंने सीधे उनके उन होठों को थाम लिया जो कभी ढंग से नहीं बोलते। दोनों के बीच जो हो रहा था वो काबू से बाहर जाने लगा। मोशवान यूं ने पूरी ताकत लगाई और खुद को रोककर अलग हुए। उनकी आवाज भारी हो गई थी। शुई। अगले पल मुझे फिर उठाया गया और छपाक से पानी में डाल दिया। एक पल में दिमाग बिल्कुल साफ। बर्फ सी ठंडक पूरे बदन में फैल गई। मैंने हैरानी से मो शुआन यू को देखा। इस कुत्ते आदमी ने मुझे ठंडे पानी में डुबो दिया। मैंने इतना सब किया और ये फिर भी रुके रहे। ये सोचकर मेरे मुंह से निकल गया, मो शुआन यू, तुम ठीक तो हो ना? मो शुआन यू का चेहरा भी काला पड़ गया। सांस अटकी। ये सब वो किसके लिए कर रहे थे? और ये लड़की एक शब्द तक नहीं कह रही। महल से बाहर निकलते वक्त मैंने नए कपड़े पहने और मो शुआन यू की घोड़ागाड़ी के साथ साथ चली। महल के दरवाजे पर एक संदेशवाहक आया। बोला, बादशाह ने राजकुमार को बुलाया है। मैं उनकी गाड़ी से उतरी, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। तभी थोड़ी दूर पर एक सरकारी पोशाक में एक शख्स नजर आया। धीरे धीरे आ रहा था। ये वो थे, जैसे इंसानी दुनिया में उतरा कोई सुनहरा किरदार सितारों और बादलों के बीच से। पिछले जन्म में जिन अमीर घरों की लड़कियों ने इन्हें दूर से देखा था, उन सब ने एक ही बात कही थी। आज सामने देखकर, हाँ, ये लकब इन पर सच में फबता है। जनाब को प्रणाम। मैं उन्हें देखती रह गई। मोशवान यू खुश नहीं हुए। कोई साहब उठिए। फिर कोई चेन ने मेरी तरफ हल्का सा सिर झुकाया। जो जी। कोई चेन कम उम्र में बड़े काम के सीधे और खरे इंसान, देश और लोगों के लिए काम करने वाले अच्छे अफसर 28 साल में वजीर बन गए। अब उन्हें 1 साल हो गया था। मोशवान यू की नाखुशी देखकर मैंने उनकी आस्तीन खींची। जी मैं चलती हूँ, ये कहकर मैं चल दी। कोई चेन ने पलकें झुकाई। आंखों में एक हल्की चमक आई। राजकुमार जी प्लीज। मोशवान यू ने ठंडे चेहरे से बस एक हाँ कहा और आगे बढ़ गए। घर आकर मैंने जरा आराम करना चाहा, पर माँ ने सामने के कमरे में बुला लिया। माँ क्या बात है? मेरी शुए कब की बड़ी हो गई। थोड़ा रुककर उनके चेहरे पर फिक्र आई। तुम्हारे भाई कुछ दिनों में सरहद पर जाएंगे, तुम्हारा रिश्ता तय हो गया। पर मिंग यान की शादी अभी अधूरी है। मैं चौंकी। भाई सरहद पर जाएंगे? यह कब हुआ? पिछले जन्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सोआन शिन ने एक सांस ली। अभी अभी तय हुआ।
पहले जाओ जनरल जाने वाले थे, पर वो अचानक बीमार पड़ गए। तब तुम्हारे भाई ने खुद आगे आकर जाने की जिम्मेदारी ली। पर वो जाओ योंग जाओ जनरल, तुम जानती हो ना शुएर, वैसे से बिजली लग गई हो, खड़े खड़े लड़खड़ाई, ये कैसे हो गया? पिछले जन्म में सरहद के पास की छोटी सी रियासतें हमेशा परेशान करती रहती थीं। लोग तंग थे, बादशाह के पास कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने जाओ योंग जनरल को भेजा था। पर जब जनरल वहां पहुंचे, तब पता चला कि सरहद के अफसर पहले से ही दुश्मन के आदमी बन चुके थे। पास के शहरों को हड़पने के लिए उन्होंने हमारे एक बड़े जनरल की जान भी ली। उन्होंने झूठी खबर भेजी और दिल्ली से जनरल को बुलाया। सीधे कहें तो जो भी वहां गया वापस नहीं आया। शुएर, तुम्हें क्या हुआ? कहीं तकलीफ है? माँ की नरम आवाज ने मुझे वापस खींचा। मैंने खुद को संभाला, माँ को हल्की सी मुस्कान दी। माँ, मैं ठीक हूँ, शायद पानी में गिरने का असर अभी बाकी है। भाई की शादी की चिंता मत करो, वो इतने अच्छे हैं, जरूर कोई उनके लायक लड़की मिलेगी। तुम भी ना पहले भी ऐसे ही थी, अब तो शादी होने वाली है, ये जान देने की आदत छोड़ो। माँ तो डर ही गई थी, मेरे चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी आई। पिछले जन्म में मेरी जिद में माँ को कितनी तकलीफ हुई। शादी रद्द करवाने के चक्कर में पानी में कूद गई, माँ महीनों बिस्तर पर रहीं, और फिर मैं उनसे रूठ कर काफी दिनों तक मिली भी नहीं। माँ, माफ करना, माफ करना, पहले मैंने बहुत गलतियां की, आगे नहीं होगा। जो हुआ भूल जाओ, आगे राजकुमार जी के साथ अच्छे से रहो। मैं सीधी खड़ी हुई, नाक सुर्खी। हाँ पता है मुझे। भाई कहाँ है? आंगन में। जब मैं झूमिंग यान के आंगन पहुंची, वो तलवार चला रहे थे। उन्हें इस जोश में देखकर मेरा दिल भारी हो गया। पिछले जन्म में उन्हें रणभूमि पर जाना था, देश के लिए लड़ना था, इतिहास में अपना नाम दर्ज करना था। पर मेरी वजह से शाओ बाइलियन और शे मान मान ने उन्हें बांधकर झूठे इल्जाम लगाए और वो एक अंधेरे सड़े गले कालकोठरी में उस तरह मरे। कुछ ही वक्त पहले मोशुआन यू ने शाओ बाइलियन से निपटा था, और जल्द ही भाई के सरहद जाने की खबर आ गई। क्या शाओ बाइलियन के पीछे कोई और भी है? शुएर, तुम कैसे आई? बड़े भाई, सुनामा से आप सरहद जाएंगे। हाँ, आखिर मेरी तलवार को दुश्मन का खून मिलेगा। मैं आंगन के पत्थर पर बैठ गई। वो जाओ जनरल को अचानक क्या हो गया, ये मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। कल सुना था जनरल साहब अपने पोते के साथ बाग में चढ़कर झींगुर पकड़ रहे थे, और आज सुबह दरबार में बोले तबीयत ठीक नहीं। फिर उसी दिन बदलाव हो गया। तुम्हें दरबार की बातों में कब से दिलचस्पी आई? शार बीयू, पहले यही लड़की उस शाओ के पीछे दिन रात भटकती थी। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। पानी में गिरने के बाद जैसे दिमाग खुल गया। बस माँ ने बताया तो जानना चाहा। और भाई जा रहे हैं, थोड़ा तो जानूंगी। हाँ बिल्कुल, इस बार भाई के साथ पांचवे राजकुमार भी जाएंगे। पांचवे राजकुमार? पांचवे राजकुमार तो बचपन से कमजोर थे, शायरी संगीत में लगे रहते थे। तो वो अचानक सरहद क्यों जाना चाहते हैं? वो वहां करेंगे क्या? उनकी तबीयत ठीक रहेगी? कह रहे हैं सरहद देखनी है, लोगों और सिपाहियों की तकलीफ समझनी है। राजकुमार होकर ये सोच रखे हैं तो बादशाह को तो खुशी होगी। हमारा मुल्क मजबूत है, कुछ सरहदी गांव वापस लेना बादशाह को शायद बड़ी बात न लगी हो, तभी तो बेटे को साथ जाने दिया। पर यह नहीं पता, यही शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो एक खुशहाल राज को तबाही की तरफ ले जाएगी। मेरी भौहें सिकुड़ती गईं। इस सब में पांचवें राजकुमार का क्या रोल है? मैंने चारों तरफ देखा, उठी। भाई मुझे कुछ बात करनी है, चलिए स्टडी रूम में। ठीक है, दीवारों के भी कान होते हैं, अपने घर में भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। भाई इस बार का ये सरहद वाला काम उतना सीधा नहीं लगता। मतलब, राजकुमार जी ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था महल में कुछ हलचल है, जल्दी ही सरहद की खबर आ गई। अगर वो छोटी रियासतें सिर्फ अपनी हिम्मत में आई हैं तो ठीक है, पर अगर किसी ने जानबूझकर जाल बिछाया है तो भाई वहां जाना यानी जान देना होगा। मैं एक मामूली लड़की हूँ, मेरी बात कोई नहीं मानेगा, पर मोशवान यू राजकुमार हैं, दरबार की हर हलचल पर उनकी नजर रहती है। उनका नाम लेने पर झूमिंग यान कुछ सोचेंगे जरूर। राजकुमार जी ने सच में तुमसे ये बातें की? रुको, तुम दोनों इतने करीब कब से हो गए? भाई अब हम दोनों का रिश्ता तय है, तो एक तरफ होना जरूरी है। पहले मैं नासमझ थी, पत्थर को हीरा समझ बैठी। अब पूरी तरह होश में हूँ, वो बेवकूफ़ी दोबारा नहीं होगी। झूमिंग यान ने नरम नजरों से मेरी मांग पर हाथ फेरा। हमारी शुएर बड़ी हो गई। आंखों की नमी छुपाकर मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा, गंभीर होकर। भाई ये मामला हल्का नहीं है, पूरी तरह जानकारी लो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। चिंता मत करो, अगर सच में किसी ने जाल बिछाया है तो मैं आंखें मूंद कर नहीं कूदूंगा। मैं कहना चाहती थी वो जरूर कूदेंगे। सच में अगर लोग तकलीफ में हों तो मेरे भाई अपनी जान देकर भी उनके लिए आगे आएंगे। खैर चाहे जो हो, इस बार पिछले जन्म की तबाही दोबारा नहीं होने दूंगी। मोशवान यू को उम्मीद नहीं थी कि जूशुई वापस पूर्वी महल आएंगी। पिछली उस शर्मनाक रात के बाद वो हमेशा डरते रहे, कहीं वो पछताकर उनसे नफरत करके हमेशा के लिए चली न जाए। कभी कभी मोशवान यू सोचते सारे उसूल छोड़कर, आखिर वो जूशु ई की इज्जत ले चुके हैं, दोनों का मरना तय है, बादशाह का हुक्म है, तो जबरदस्ती भी करे तो क्या फर्क पड़ता है। पर मोशवान यू ऐसा नहीं करना चाहते थे, और अब वो सीधे मेरे सामने खड़े थे। उनके खूबसूरत चेहरे पर भी थोड़ी बेचैनी थी, जैसे कुछ परेशान कर रहा हो। मोशवान यूं काफी देर सोचते रहे, फिर आखिरकार बोले, क्या कोई बात है? ये थोड़ा झिझकता हुआ सवाल सुनकर वो खुद अंदर से हंस पाए। दरबार में तो मैं सब कुछ अपनी उंगलियों पर नचाता हूँ, कब ऐसे डरते डरते बोलना पड़ा। मेरे चेहरे पर फिक्र थी,
और मो शुआन यू की उस अजीब हालत पर मेरा ध्यान नहीं गया। कल भाई को सरहद जाना है, अभी नहीं रोका तो फिर वक्त नहीं मिलेगा। जी, क्या आप मेरे भाई को रोक सकते हैं? मैं उन्हें जाते नहीं देख सकती। सरहद पर अभी लड़ाई चल रही है, कहीं कुछ हो गया तो? मैं नहीं चाहती भाई सरहद पर जाएं, वो यहीं दिल्ली में रहें। मो शुआन यू ने यह सुनकर माथे पर बल डाला। बेवकूफ़ी की बात मत करो, उन्होंने धीरे से डांटा। पहली बात, झू मिंगयान को रोकना यानी शाही हुक्म तोड़ना। दूसरी बात, हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं उनकी चाहत और हौसला जाना हूँ। उनकी तलवार कई सालों से तैयार है। उन लोगों को हमारी जमीन से खदेड़ने का मौका आखिर मिला है, तो वो इसे कैसे छोड़ेंगे? बादशाह ने फैसला कर लिया है, अब बीच में पीछे हटना मुमकिन नहीं। ये देश और मुल्क का मामला है, जज्बात में मत बहो। ये कहते कहते मो शुआन यू को याद आया, झू शू ये तो एक छोटी सी लड़की है। उनकी आवाज़ थोड़ी नरम हो गई। मैं जानता हूँ तुम भाई को खतरे में नहीं देखना चाहती, पर क्या बाकी सिपाही यूं ही जान दे सकते हैं? और सरहद पर तलवार किसी को नहीं देखती। जो होना है वो भगवान के हाथ में है, समझ गई? असली प्रॉब्लम भाई का जाना नहीं, सरहद है। सरहद के लोग ही दुश्मन के साथ मिले हुए थे, इसीलिए दिल्ली से गए जनरल वहां जाल में फंसे और मारे गए। अगर सरहद के लोगों की समस्या हल हो जाए, एक खतरा कम हो, तो शायद भाई इस बार बच जाए। ये सोचकर मुझे थोड़ा पीछे हटना पड़ा। दरअसल मैं इसलिए भाई को रोकना चाहती थी क्योंकि पानी में गिरने के बाद बेहोशी में एक सपना आया। किसी ने राह दिखाई। वो सपना इतना सच लगा कि मैं घबरा गई। पानी में गिरने का जिक्र सुनकर मो शुआन यू का चेहरा उतर गया, क्योंकि पूरे घर को पता था वो इसलिए कूदी थी कि उस छोटे से लड़के के लिए शादी रद्द करवानी थी। पर जब उन्होंने सुना कि सपने में किसी ने राह दिखाई तो गंभीर हो गए। सुना है मरते वक्त इंसान को अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, क्या यह सच हो सकता है? कैसा सपना? सपने में देखा सरहद के सिपाही और अफसर दुश्मन से मिल गए। पूरे शहर के लोगों को लेकर दुश्मन की तरफ चले गए। अगर भाई वहां गए तो वो घिर जाएंगे। जी, मुझ पर यकीन करिए, मैं अपने भाई की जान के साथ मजाक नहीं करूंगी। मैंने दिल से कहा। शायद पिछले जन्म का वो दर्द याद आ गया, आंखें लाल हो गईं। इतनी अजीब बात पर मो शुआन यू यकीन करेंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। पर उन्होंने बस एक गहरी नजर डाली और हाथ उठाकर मेरी आंख के कोने से आंसू पोंछ दिया। उनका हाथ धीरे धीरे मेरी आंखों के पास था। उनकी गर्माहट और नाक पर आती हल्की सी खुशबू महसूस हो रही थी। मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। अगले पल मो शुआन यू ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मुझे यकीन है। ये दो शब्द हजार बातों से भारी थे, जैसे उस दिन जब वो जानते थे कि वो उन्हें पसंद नहीं करती बल्कि तकलीफ देती रहती थी। फिर भी जब पता चला कि वो नहीं रहीं, तो बिना सोचे उस बुरी तरह तड़पाए हुए बदन को बाहों में लेकर आग में कूद गए। उनका प्यार सच्चा और गहरा था, और मैंने उन्हें कितनी आसानी से तकलीफ दी थी। यह मामला बड़ा है और सरहद के और अफसर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मैं लोगों से ठीक से जांच करवाऊंगा, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। मो शुआन यू की बात सुनकर मुझे जैसे चैन मिल गई। वो आसानी से वादे नहीं करते, पर जब कर लें तो पूरा करते हैं। उनकी गहरी आवाज ने मेरा बेचैन दिल शांत कर दिया। तब जाकर मैं पूर्वी महल से निकली। जैसे ही वो गए, मो शुआन यू का चेहरा गंभीर हो गया। लो जी, क्या हुक्म है? मो शुआन यू नीचे झुककर हाथ में पकड़ी अर्जी देख रहे थे। उन्हें खुद नहीं पता था झू शुई के उस अजीब सपने पर क्यों यकीन हो गया, पर अंदर से लग रहा था कुछ न कुछ जरूर निकलेगा। इन दिनों दूसरे राजकुमारों से उलझन में वो दूसरी बातों पर ध्यान नहीं दे पाए थे। एक बार और जांच हो जाए, बुरा क्या है? तुम एक बार सरहद जाओ, कुछ काम है। जैसे ही वो स्टडी रूम से निकले, वो शुआन यू ने धीरे से एक सांस ली। आंखें थोड़ी उदास हो गई। फिलहाल असली प्रॉब्लम शायद ये भी नहीं थी। चाहे झू शू ई का सपना सच हो, भाई शाही हुक्म के खिलाफ नहीं जाएंगे। झू मिंग यान का सरहद जाना तय है। बादशाह का फरमान एक बार निकल जाए तो वापस नहीं होता। मतलब चाहे सब जाने कि यह सफर खतरनाक है, फिर भी उन्हें जाना ही होगा। झूम में रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। खाने की मेज पर काफी रौनक थी। बेटे, इस बार सरहद जा रहे हो, अपना फर्ज याद रखना, मुल्क का नाम रोशन करना। सुवान शिन आंसू पोंछ रही थीं। दिल नहीं माना। याने रे जाओ तो जरूर, पर अपना ख्याल रखना, सही सलामत वापस आना, माँ को खत लिखना। जोंग योंग ने पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। दिल में तो बेटे को जाते नहीं देखना था, पर फिर भी सीधे होकर सिर उठाया। यही तो हमारे खानदान का असली बेटा है। इस बार बाप को निराश मत करना। चाहे कुछ भी हो, बाप को तुम पर फख्र है। बेटा पिता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, पूरी ताकत से सरहद का मामला सुलझाएगा। जब तक जीत नहीं होती, आसानी से वापस नहीं आऊंगा। झूमिन यान के दिल में जोश था। वो हमेशा से लोगों की परवाह करते थे। आखिरकार वो मौका मिला जिसका इंतजार था। वो इसे गंवाएंगे नहीं। जो पढ़ा, जो सीखा, उससे सरहद के लोगों की जिंदगी बदलनी थी। मुझे पता था एक बार झूमिंग यान ठान लें तो नहीं बदलते, और ये मौका उन्होंने बरसों से मांगा था। पहले से मैदान में तलवारबाजी करते थे, 10 साल की मेहनत इसी दिन की थी। मुश्किल वक्त में देश के काम आना झूमिंग यान का सपना था। मैंने जाम उठाया। भाई तो बहन की दुआ है, जीत कर वापस आओ, सही सलामत रहो। झूमिंग यान को रोकना मुमकिन नहीं था, तो बस दुआ दे सकती थी। वैसे भी सरहद के अफसरों के बारे में मैंने मो शुआन यू को बता दिया था। उन्होंने कहा जांच करेंगे, तो वो जरूर जल्दी से सब पता लगाएंगे। अगर पहले से दुश्मन की नीयत पता चल जाए तो शायद भाई को बचाया जा सके। भाई को कुछ नहीं होगा। मंदिर से सुबह लाया हुआ सेफ्टी लॉकेट मैंने झू मिंग यान को दिया। सुना है शहर के पूर्व का मंदिर बहुत सरदार है।
भाई इसे पहन कर रखो, जरूर सही सलामत आओगे। झूमिंग यान थोड़े भावुक हो गए। शुक्रिया बहन, इतना ख्याल रखती हो। वैसे हमारी शुगर बड़ी हो गई, अब जिद छोड़ो, घर में माँ का हाथ बटाओ। यानेर अपना ख्याल रखना, बाहर लड़ाई होती है, खाना पीना सब सादा होगा, आराम कम मुसीबत ज़्यादा, जान का खतरा भी रहता है, हर कदम सोच समझ कर उठाना। हाँ माँ, दिल पर रख लिया। इस खाने में सबके दिल भारी थे। बस झूमिंग यान की आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। अगले दिन इस फिक्र में नींद ठीक से नहीं आई। बहुत जल्दी आंख खुल गई, जूही बाल बना रही थी और मैं कल पूर्वी महल की बात सोच रही थी। पता नहीं मोशवानियों ने जांच शुरू की या नहीं। दिल्ली से सर तक जांच में काफी वक्त लगेगा, आने जाने में महीना भर तो हो ही जाएगा। क्या झूमिंग यान इतना इंतजार कर सकते हैं? तैयार होकर मैंने जूही से वक्त पूछा। लगा भाई के निकलने का समय हो गया होगा। भाई सामान बांध रहे थे, नौकर सामान उठा रहे थे। उन्हें इस जोश में देखकर लगा इस लड़ाई का बेसब्री से इंतजार था। मेरे भाई के सपने बड़े थे, बस किस्मत ने साथ ना दिया होता तो मैं आगे बढ़ी। भाई को उम्मीद नहीं थी मैं इतनी जल्दी आऊंगी। शुएर और सो जाती। भाई बहन को नींद कहाँ आती? परवाह मत करो, भाई जीत कर जल्दी आएगा, फिर बड़ा जनरल बनकर तेरी शान बढ़ाएगा। राजकुमार जी भी तुझे हल्के में नहीं लेंगे। झू मिंग यान को अभी नहीं पता था कि वहां कितना बड़ा खतरा है। उनकी इस हंसी मजाक भरी बात से दिल और भारी हो गया। भाई ने मेरे लिए हमेशा बहुत कुछ किया, हर बात में मेरा ख्याल रखा, फिर भी फिक्र कम नहीं हुई। भाई बहुत सोच समझ कर चलना, लड़ाई खेलनी है, पहले सुरक्षा फिर बाकी सब। थोड़ी ही देर में सामान तैयार हो गया। अब पांचवें राजकुमार का इंतजार था जो भाई के साथ जाएंगे। इन दिनों दरबार के कुछ राजकुमारों ने अपनी ताकत जमा लेना शुरू कर दिया था। पांचवें राजकुमार शायरी संगीत के शौकीन थे, पर दरबार की हर बात की पूरी समझ रखते थे। बादशाह ने उन्हें साथ भेजा, शायद इस पांचवें बेटे को थोड़ा परखना चाहते थे। यही है रालों की रीत, चाहे अपना बेटा ही क्यों न हो, भरोसा पूरा कभी नहीं। पांचवें राजकुमार थोड़ी देर बाद आ गए। भाई और मेरी बातें उन्होंने सुन ली थी। मेरे ख्याल में वो हमेशा से खुले दिल के इंसान थे। पहले महल में राजकुमारी माँ के पास जाती थी, तब दूर से उन्हें देखा था। अक्सर गुलाबी फूलों वाले कपड़ों में बाग में शायरी करते थे। एक खुशमिजाज पढ़े लिखे इंसान। शायद उन्हें लगा बहन भाई को जाते देखकर उदास है, इसीलिए उन्होंने हिम्मत बंधाते हुए सिर हिलाया। वो बचपन से साथ थे, इस बार भी साथ जाएंगे, रास्ते में एक दूसरे का सहारा रहेगा। उन्होंने सीना ठोक कर कहा, हम जरूर सही सलामत वापस आएंगे शुई बहन, चिंता मत करो, जल्दी ही जीत कर आएंगे, तब भाई जनरल बन जाएंगे। पांचवें राजकुमार की बात सुनकर मेरी भौहें थोड़ी सी कुड़ी। अगर सिर्फ भाई जाते तो शायद थोड़ी कम चिंता होती, पर साथ में ये राजकुमार भी हैं जो तलवार तो क्या मुश्किल से हाथ हिला सकते हैं। मेरी फिक्र और बढ़ गई, अगर कुछ हो गया तो। पर राजकुमार को मेरी परेशानी का अंदाजा नहीं था। उन्होंने वक्त देखा। मिंग यान, सामान तैयार है, चलना चाहिए। झू मिंग यान ने नौकरों को जल्दी कराई। सब तैयार होने के बाद काफिला सरहद की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ पूर्वी महल में राजकुमार के स्टडी रूम में मो शुआन यू मेज पर झुककर अर्जियां देख रहे थे। ये मंत्री की अर्जी थी जिसमें इशारा था कि किसी ने रिश्वत ली है। मो शुआन यू ने यह बात दिमाग में रखी। अभी वो कलम उठाकर बादशाह के लिए टिप्पणी लिखने वाले थे कि एक सीक्रेट सिग्नल आया। ये पूर्वी महल के जासूसों का खास कोड था। मो शुआन यू ने कलम रख दी। लगा कल जो जांच करवाई थी उसका नतीजा आ गया। आओ। थोड़ी देर में स्टडी रूम में एक काले कपड़ों वाला शख्स झुककर खड़ा था। कल हुक्म मिलते ही उन्होंने पूरा सीक्रेट नेटवर्क लगा दिया था। ये नेटवर्क बड़ी मेहनत से बनाया था। एक धागा हिले तो सब हिलता है। उन्होंने चुपचाप सरहद की जांच की, खबर आते ही सीधे यहां पहुंचे। कल की जांच का क्या नतीजा निकला? मोशवान यू को प्रोसेस नहीं चाहिए था, सिर्फ फाइनल आंसर। जी, हम कंफर्म कर सकते हैं कि सरहद के अफसरों ने विश्वासघात किया है। वो पूरे शहर के लोगों को लेकर दुश्मन से मिल गए हैं। अगर झूमिंग वहां गए तो सीधे मुंह में जाएंगे। मोशवान यू ने ये सुना। उनके खूबसूरत और शांत चेहरे पर गंभीरता आ गई, जैसे सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा झूशू ई ने बताया था। और वो सपना जो पानी में डूबते वक्त आया, क्या वो सच था? क्या अब कुछ नहीं हो सकता, या फिर उसे खुद अंदर जाकर मामला संभालना होगा? लो जी, क्या हुक्म है? मोशवान यू की आंखों में गहरी सोच थी। थोड़ा सोचकर उन्होंने एक छोटा सा खत लिखा और लो को थमा दिया। जूमिंग यान को खत मिला तो वो शहर से बस थोड़ा ही बाहर निकले थे। काफिला 10 मील दूर एक पड़ाव पर रुका था। खत का मजमून पढ़कर उनका जोशीला चेहरा एकदम गंभीर हो गया। पर राजकुमार हमेशा से दूर अंदेश थे। खत में तरकीब भी लिखी थी। मोशवान यू ने लिखा था, जाल को जाल से काटो, पहले सरहद पहुंचो, फिर एक ही बार में सबको निपटाओ। शेर की मान में घुसे बिना शेर का बच्चा नहीं मिलता। सरहद जाना तय है, चाहे खतरा कितना भी बड़ा हो। पांचवें राजकुमार ने देखा। झूमिंग यान खत पढ़कर सोच में डूब गए। दिल में एक सवाल उठा, भाई क्या कोई मुश्किल आ गई? आपका चेहरा उतरा हुआ है, कहीं घर से निकलते ही घर याद तो नहीं आने लगा? झूमिंग यान ने सिर हिलाया। अभी सब कुछ अधूरा था, किसी को बताना ठीक नहीं, कहीं और उलझन न बढ़े। नहीं, बस दिल्ली के कुछ पुराने दोस्तों ने खत भेजा। सुना था मैं सरहद जा रहा हूं तो विदाई में लिख दिया। झूमिंग यान ने बात टाल दी। फिर पूर्वी महल वापस जवाब भिजवाया। मोशवान यू को पता चला कि झूमिंग यान राजी हैं, तो दिल को थोड़ा सुकून मिला। जाओ झोम योंग जाकर झूजी को बताओ कि जांच हो गई है।
उन्हें तसल्ली दो, सब कुछ काबू में है, वो एक लड़की हैं। इस तरह के दबाव और चालबाजियों का सामना उन्हें नहीं करना चाहिए। बाकी सब वो खुद संभालेंगे। पर झू शुई को सच जानने का हक है। वो पूरी कोशिश करेंगे कि झू मिंगयान सही सलामत रहे। जब मो शुआन यू के करीबी का खत मेरे हाथ में आया और मेरा अंदाजा सच निकला, तो मेरा दिल हल्का नहीं हुआ, उल्टा और भारी हो गया। पहले सोचती थी शायद ये सब मेरी कल्पना है, तो खुद को बहला सकती थी, पर अब सब सच साबित हो गया था। भाई के साथ कुछ भी हो सकता था। मेरे चेहरे पर बेचैनी और फिक्र और गहरी हो गई। इस मामले में जितना सोचो उतना उलझन। मैं बेफिक्र नहीं रह सकती। पिछले जन्म में पूरे घर की तबाही इसलिए हुई क्योंकि मैंने शाओ बाइलियन की मीठी बातों पर आंखें मूंद ली। इस बार कसम खाई है सबको सही सलामत रखूंगी, और जो जिम्मेदार हैं शे मान मान और शाओ बाइलियन, उनसे हर जुल्म का हिसाब लूंगी। एक बात अभी भी समझ नहीं आई। पिछले जन्म में सरहद जाने वाले जाओ योंग जनरल थे, पर इस बार क्यों सब बदल गया? सिर्फ इसलिए कि मैंने राजकुमार से शादी रद्द नहीं कराई? एक तय बात भी बदल गई। जो ही बाहर से सुकून वाली चाय लेकर आई, मेज पर रखी। दीदी वर्ल्ड्स भाई साहब की चिंता छोड़िए, वो बचपन से सरदार जी के साथ तलवारबाजी करते हैं, बड़े उस्ताद से सीखा है, जरूर सही सलामत आएंगे। मैंने सिर हिलाया, पर आंखों में फिक्र वैसे ही थी। इस जन्म में हो या पिछले में, भाई के दिल में हमेशा सरहद के लोगों की चिंता रही। जिंदगी रणभूमि पर लगाने का सपना था, तो इस बार अगर खतरा ना हो तो जाना उनके लिए अच्छा भी होगा। पर असली सवाल यही है, मुझे अब तक समझ नहीं आया जाओ योंग जनरल को अचानक बीमारी कैसे हुई। एक दिन पहले वो पोते के साथ खेल रहे थे, और वैसे भी फौजी की तंदुरुस्ती होती है, इतनी जल्दी कैसे बीमार पड़ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि जनरल को पहले से पता था कि अगले दिन फरमान आएगा? और अगर सच में ऐसा है तो जनरल के पीछे कौन है? एक के बाद एक सवाल दिमाग में उठते रहे, कहीं कोई जरूरी बात छूट तो नहीं रही। वो जितना सोचती हूँ सिर और दर्द करने लगता है। काश इस जन्म में थोड़ा पहले दिमाग खुलता। पिछले जन्म में इन सब बातों से घर को कोई लेना देना नहीं था। मैं बस शाओ बाइलियम के पीछे पीछे थी, चाहे जैसे भी हो, सब मानती रही। इसीलिए वो सब टाइमलाइन धुंधला है। याद है जब जाओ योंग जनरल गए थे, बादशाह भी बहुत दुखी हुए थे, और जिस अफसर ने विश्वासघात किया उसे दिल्ली के लोगों ने कोसते रहे। पर जब तकलीफ खुद पर नहीं पड़ती तो उतनी गहरी नहीं लगती। जब यही दर्द अपनों पर पड़ने लगे तो होश उड़ जाते हैं। मुझे अभी पिछले जन्म के माँ पिता भाई और खुद का बदला भी लेना है, और इस जन्म में भाई को सुरक्षित भी रखना है। सबसे बड़ा डर यही है कि पिछले जन्म में जो जाओ जनरल के साथ हुआ वो भाई के साथ ना हो। वो धूप जैसा सीधा साफ भाई उस तरह नहीं जाना चाहिए। दीदी, मैं होश में आई, चाय का एक घूंट लिया। कुछ नहीं, चिंता मत करो, बैठे रहना मेरे बस का नहीं। अभी सोच लिया है, जाओ योंग जनरल का अचानक बीमार पड़ना जरूर किसी बड़े की चाल है। कोई जो महल की खबरें जानता हो, बादशाह के इरादे भाप सके। सच जानने के लिए और भाई की जान बचाने के लिए खुद आगे आना होगा, लोगों का मुंह खुलवाना होगा। पर महल में जाने का कोई ठोस बहाना चाहिए। तो क्यों ना राजकुमारी माँ और रानी जी से मिलने का मौका लिया जाए। मन में प्लान बना तो चेहरे पर थोड़ी रोशनी आई। जूही, महल में चिट्ठी भिजवाओ, काफी दिनों से मासी और रानी जी से नहीं मिली, याद आ रही है। ये सुनकर जूही को भी राहत मिली। दीदी यहाँ बैठकर घुलती रहेंगी, बाहर जाएंगी तो थोड़ा दिल हल्का होगा। जी दीदी, अभी दीदी की मोहर लेकर जाती हूँ। जूही के जाते ही कमरे में सन्नाटा हो गया। बस खिड़की के बाहर सेब के फूलों की सरसराहट, पत्ते हवा में हिल रहे थे। मैं लकड़ी की कुर्सी पर बैठी रही, गोरे नाजुक चेहरे पर उलझन। अगले दिन मैं जल्दी उठी, बालों में कई तरह की पिनें लगाईं, आखिर में एक गुलाबी फुमने वाली क्लिप लगाई। आईने में अपना चेहरा देखा, जाने क्यों हाथ उठा और गाल छू लिया। शायद इस जन्म में आराम की जिंदगी में रहते रहते, पर पिछले जन्म की मौत का दर्द कभी नहीं भूला। रात को नींद में भी याद आता है, हर डिटेल साफ। उस वक्त मैं झोम योम की इज्जत और घमंड से कोसों दूर थी। पूरे बदन पर खून और सड़ी हुई बदबू थी। शाओ बाइलियन और शे मान मान ने जिंदा जलाने का हुक्म दिया था। तब मोशुआन यू बिना सोचे अंदर आ गए और उनके साथ उसी आग में जल गए। उस आग का दर्द अभी भी याद है। उस वक्त होश जाने लगा था। बस याद है मोशुआन यू ने प्यार से मेरा गाल छुआ था और नरमी से नाम पुकारा था, मोशुआन यू, तुम क्यों आए? क्या मैं अभी भी ठीक लग रही हूँ? मैंने न जाने कितने सवाल पूछे, पर जवाब सुनने से पहले ही सब खत्म हो गया। दीदी, वक्त हो गया, गाड़ी तैयार है। दिल्ली की गलियां आज भी वैसी ही थीं। दुकानदारों की आवाज़ें, बच्चों की किलकारी, औरतों की बातें, ये सब देखकर लगा जैसे कोई पुराना सपना हो। मुझे हमेशा याद रहा आज महल में क्यों आई हूँ। क्योंकि मेरे दोबारा जीने से पिछले जन्म की सब टाइमलाइन बदल गई है, तो अब जड़ से सब ठीक करना होगा। महल के मुख्य दरवाजे के बाद नियम था, घर की लड़कियां गाड़ी में नहीं जा सकती, पर राजकुमारी माँ को मैं बहुत प्यारी थी, और अब तो रानी जी की होने वाली बहू भी थी, तो थोड़ी एक्स्ट्रा सहूलत मिलती थी। सुना था मैं आ रही हूँ, राजकुमारी माँ ने पहले से पालकी भिजवाई थी। मुझे देखकर उनके खास संदेशवाहक भागते आए। दीदी, आप आ गईं। राजकुमारी माँ तो सुबह से कई बार आपका नाम ले चुकी हैं। अरे, आज सुबह मेरा दिल क्यों बेचैन था अब समझी। मेरी वजह से मासी को चिंता हुई, ये मेरी गलती है। ये कहकर मैंने जूही को देखा। जूही समझ गई। आस्तीन से कुछ सिक्के निकाले और संदेशवाहक के हाथ में रख दिए। सिक्के मिलते ही उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। झू जी, चलिए अंदर। वो मुझे अंदर ले गए। सबसे ऊपर बैठी राजकुमारी माँ मुस्कुराई थी।
मैंने शालीनता से पूरा सलाम किया, चेहरे पर छोटों वाली इज्जत। मासी रानी जी सलाम, बच्ची आना था तो आ जाती। ये सब रस्में क्यों? पर मैंने जिद नहीं की। जब उन्होंने उठाया तो आराम से खड़ी हो गई। राजकुमारी माँ ने यह सुनकर तसल्ली की सांस ली। कई दिनों बाद आई हो, अच्छा लगा। शुएर समझदार हो गई। तुम्हारी माँ तो कुछ दिन पहले ही आई थी, कह रही थी, तुमने सुनती। रानी जी ने मुझे बचपन से देखा था। पहले ये छोटी सी गोल मटोल बच्ची हमेशा मोशवान यू के पीछे पीछे रहती थी। वो अक्सर मजाक में कहती थी, मैं ही राजकुमार की दुल्हन बनूंगी। उस वक्त मैं गालों को फुलाकर बड़ी गंभीरता से हाँ भर देती थी। मेरी नज़र में तो राजकुमार जी शुएर से शादी करके खुशनसीब हैं। हमारी शुएर को कम नहीं आंकना चाहिए। ये सुनकर मेरा सिर थोड़ा झुक गया। उस वक्त मैं किस पल से शाओ बाइलियन पर मर मिटी। अगर मो शुआन यू से शादी हो जाती, मासी का प्यार, घर का दुलार और राजकुमार जी की चाहत। पर उस वक्त शाओ बाइलियन की मीठी बातों में आकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मासी, रानी जी, शुएर की बात मत छेड़िए। हाँ, 2 जन्म जिए हैं, पर पहली बार किसी से इतने करीब आई हूँ। शादी की बात चल रही है, थोड़ी घबराहट तो है। ठीक है शुएर, यहाँ बैठ। आज तुम आने वाली थी तो तुम्हारी पसंद की मिठाई बनवाई है। तीनों बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने असल मुद्दे पर आई। रानी जी अंदर आते वक्त बाग में फूल खिले देखे। क्यों ना एक स्प्रिंग पार्टी रखी जाए, सभी को साथ आने का मौका मिलेगा। राजकुमारी माँ ने दिलचस्पी से मुड़कर देखा। इतनी रौनक में जाने की चाहत कब से? भाई कल सरहद गए, उनकी चिंता में रात को सपने में किसी ने राह दिखाई। कहा स्प्रिंग पार्टी हो तो सरहद के सब लोगों की सलामती होगी, और शुएर की शादी भी होने वाली है, नए लोगों से मिलना जुलना अच्छा रहेगा। ये सुनकर दोनों ने खुश होकर सिर हिलाया। शुएर का ये सोचना अच्छा लगा। पिछले दिनों मेरे और शाओ बाइलियन के किस्से राजकुमारी माँ और रानी जी तक भी पहुंचे थे। इसीलिए जब बादशाह ने मेरी और राजकुमार की शादी तय की, तब रानी जी को थोड़ी चिंता हुई। कहीं बेटे के हिस्से में ऐसी लड़की ना आए जो किसी और में दिल लगाए हो। पर इतने सालों का प्यार झूठा नहीं था। यानेर एक दिन बादशाह बनेंगे। महल में आना आसान नहीं होता। 2 दिलों में प्यार न हो तो इतनी लंबी जिंदगी कैसे कटे? बिना मोहब्बत के ये सफर कितना सूना होगा। महल की औरतें ज्यादातर खानदान की जरूरत के लिए भेजी जाती थीं। रानी जी को भी सच्चा प्यार नहीं मिला। वो नहीं चाहती थी बेटा भी वही राह चले। पर आज मेरा ये जवाब सुनकर उनका दिल हल्का हो गया। अगर पसंद न होता तो इतना शर्माती क्यों? लगता है उन्होंने पहले ज्यादा सोच लिया था। रानी जी ने बिना शक के मेरी बात मान ली। राजकुमारी माँ ने भी पूरा साथ दिया। महल की रानियां और हमजोलियां सोना चांदी संभालती बैठी थीं। इस बार उनसे भी सरहद के लोगों के लिए कुछ करवाया जा सकता था। जाओ तैयारी करो। सिर्फ महल की रानियां नहीं, दरबारियों के घर वाले भी आ सकते हैं। इस बार की स्प्रिंग पार्टी सादे तरीके से होगी। रानी जी उठकर झुकी। जी मैं अभी तैयारी शुरू करती हूँ। रानी जी के जाते ही राजकुमारी माँ ने मुझसे और बातें की। रानी जी ने जल्दी से तैयारी की। उसी दिन शाम तक सभी के घर इनविटेशन पहुंच गए। इनविटेशन मिलने वालों में जाओ जनरल की बेटी और बहू भी थी। महल में लोगों के पास वक्त रहता है। जब भी कोई पार्टी हो वो अकेली लड़कियों और लड़कों को मिलवाने का मौका ढूंढ लेते हैं। इनविटेशन देखकर मैं समझ गई, आधा काम हो गया। अब स्प्रिंग पार्टी में उनसे बातें करनी होंगी। भाई का रास्ता साफ करने की पूरी कोशिश करूंगी। दिल्ली की एक तंग गली में शाओ बाइलियन की हवेली। वो एक मामूली सा पढ़ा लिखा लड़का था। कुछ समय पहले झोंग योंग की सिफारिश से एक छोटा सा ओहदा मिला था। अगर मैंने झोंग योंग से नहीं कहा होता तो बादशाह के सामने उसकी तारीफ कौन करता? झोंग योंग ने सिर्फ मुझे छोड़कर बाकी सब शाओ बाइलियन को पहचानते थे। पर बेटी की खुशी के लिए चुप रहे। उस वक्त झोंग योंग ने सोचा था शाओ बाइलियन को थोड़ा ऊपर उठाएं तो कम से कम बेटी को गरीबी में न जीना पड़े। पर अब जब मैंने शाओ बाइलियन का असली चेहरा देख लिया तो लगता है उसे एक छोटी सी नौकरी देना भी ज्यादा था। जनाब, हम इलाज करने से मना नहीं कर रहे, पर जहां चोट लगी है उससे रोजमर्रा की जिंदगी तो ठीक हो सकती है, लेकिन वो वाली बात शायद मुमकिन नहीं। ये हकीम पूरे मुल्क के सबसे मशहूर थे। इन्हें मरीज को जिंदा करने वाले कहते थे। और जब इन्होंने यह फैसला सुनाया तो शाओ बाइलियन मान नहीं पाया। वो बिस्तर पर उठने की कोशिश करने लगा, पर सीने का दर्द इतना तेज था कि वापस गिर गया। नहीं हो सकता, कोई और तरीका जरूर होगा। मैं हुक्म देता हूँ कोई रास्ता निकालो, वरना आज यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। ये सोचकर कि शाओ बाइलियन के साथ मरना पड़ सकता है, हकीमों के चेहरे सफेद पड़ गए। हम बस इतना कर सकते हैं कि तकलीफ कम हो, आगे की जिंदगी धीरे धीरे संभरेगी, पर पहले जैसा होना वो किस्मत पर है। हाँ, चोट बहुत गहरी है, अंदर की हड्डी तक। हकीम एक एक बात कह रहे थे। शाओ बाइलियन समझ गया, बाहर का जख्म ठीक होगा, पर वो खास बात किस्मत पर छोड़ दो। पास खड़ी नौकरानी कड़वी दवाई लेकर खड़ी थी। उस गहरे भूरे रंग की दवाई की गंध कमरे में फैली थी। शाओ बाइलियन का दिमाग और खराब हो गया। उसने झुंझलाकर नौकरानी के हाथ से दवाई झटक कर फेंक दी। खौलती दवाई जमीन पर गिरी। कुछ बूंदें घुटने टेके हकीमों के हाथ पर पड़ी। हाथ पर फौरन छाले पड़ गए। शाओ बाइलियन ने लाल आंखों से सबको देखा। मुठ्ठियां भींची, माथे पर नसें उभर आईं, ठंडा पसीना बह रहा था। सच में कितना बुरा हुआ। अब वो महल के किसी खास नौकर से कम नहीं। किसी मर्द के लिए ये सबसे बड़ा अपमान था। तभी दरवाजे के बाहर से एक मीठी आवाज आई। यह क्या हो रहा है? सब हकीम घुटनों पर क्यों है? शेमान मान हरे रंग का घाघरा उठाकर अंदर आई। उसकी चालाक नजर शाओ बाइलियन पर गई। शाओ बाइलियन का चेहरा और बिगड़ गया। वो किसी औरत के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था।
इसीलिए शे मान मान को देखते ही उसने सारा गुस्सा पी लिया। आओ बाकी सब निकलो। हकीमों को जैसे रिहाई मिल गई, दवाई के बक्से उठाकर लड़खड़ाते हुए भागे। जब दोनों ही कमरे में रहे, शे मान मान ने माथे पर बल डाला। राजकुमार ने इतना कठोर कदम उठाया सोचा नहीं था। अगर झू शुई की वजह न होती तो हम जो सोच रहे थे वो हो जाता। एक दिन मैं उस लड़की का खुद हिसाब करूंगा, पर ये नहीं सोचा था कि कुछ दिनों में इतनी तेज जबान हो जाएगी। मेरी बात भी नहीं मानती। शाओ बाइलियन को भी शक हो चुका था कि कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया, पर जब भी उसने और शे मान मान ने कोई काम किया था, बहुत छुपकर किया था। वो कैसे जान सकती थी? शे मान मान ने गीला कपड़ा माथे पर रखा। इस वक्त एक अच्छा मौका है। ये सुनते ही शाओ बाइलियन की बेचैनी गायब हो गई। उसने आंखें उठाई, सामने बैठी औरत को देखा, चेहरे पे जांचने वाला भाव। क्या मतलब? सुना है रानी जी ने सबको महल में स्प्रिंग पार्टी का न्योता दिया है। झोंग योंग की वो लड़की भी जाएगी। अब जब वो नहीं समझती तो हम भी नरमी क्यों दिखाएं? सीधे उसे किसी कमरे में ले जाओ। इसमें उसका कोई दोष नहीं, बस उसे खुद अपनी नासमझी का नतीजा भुगतना होगा। अगर वो पहले जैसी बेवकूफ़ रहती, जब राजकुमार शाही फरमान लेकर घर आया था तभी मना कर देती, तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। झूशू ये बस एक नाजो पले घर की लड़की है। वो राजकुमार जैसे इंसान की दुल्हन बनने के लायक कहाँ? वो बेवकूफ़ राजकुमारी का बोझ कैसे उठाएगी? भविष्य की रानी कैसे बनेगी? वो जगह तो उसकी होनी चाहिए। शाओ बाइलियन और वो दोनों शे मान मान की सीढ़ी थे। अच्छा हुआ शाओ बाइलियन थोड़ा होशियार है। शे मान मान की बात सुनते ही वो सोचने लगा, और इसी वजह से उसकी आंखों में एक पल के लिए आई नफरत उसने नहीं देखी। और फिर जब तुम्हारा झू शू ई से रिश्ता हो जाए तो झोंग योंग और बादशाह दोनों तुम्हारी शादी कर देंगे। तब झोंग योंग की ताकत मिलेगी और तुम दरबार में आसानी से ऊपर चढ़ोगे। ये सुनकर शाओ बाइलियन की आंखों में लालच जागा। अभी उसका यह बुरा हाल था, और सोचे तो वंश भी खत्म हो सकता था। ये सोचकर दिल में और जलन उठी। अगर झूशुई को घर ले आए, झोंग योंग की ताकत और रसूख मिले, तो दरबार में आगे बढ़ना आसान हो जाए। और सबसे ऊपर पहुंचे तब उस कमीनी झूशुई को खूब तकलीफ दूंगा। शाओ बाइलियन की आंखों में जलन और लालच एक साथ थे। पर जल्दी ही शेमान मान का ख्याल आया। उसकी मदद के बिना झोंग योंग की बेटी तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। दरबार में छोटी सी नौकरी भी उसी घर की सिफारिश से मिली थी। झूशुई को घर ले आओ तो आगे जिंदगी आराम से कटेगी। बस शेमान मान की तरफ से थोड़ी उलझन थी। ये सोचकर शाओ बाइलियन ने बदन का दर्द दबाया, रोजमर्रा के दर्द को भी नजरअंदाज किया। ऐश और आराम के सामने यह दर्द क्या? अभी तक जो आंखों में जहर था उसमें थोड़ी मुलायमत आई। मान मान तुम ये कह रही हो, पर मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। अगर मैंने झूशुई से शादी की तो मैं कितना दुख होगा। जब ठीक हो जाऊंगा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो सच में समझती है कि मैं उसकी परवाह करता हूँ। पहले अगर उसे एक ताकतवर मर्द बनाने का सपना ना होता तो इस गरीब पढ़े लिखे लड़के पर नजर क्यों डालती? चेहरा ठीक है, बाकी क्या रखा है? और बाद में जब झोंग योंग के दरवाजे पर राजकुमार को देखा तो सारा दिल उस तरफ उड़ गया। बस अफसोस झू शू उस बेवकूफ ने उन्हें भड़काकर राजकुमार से रिश्ता नहीं तोड़वाया। अगर वो रिश्ता टूट जाता तो राजकुमार के पास जाने का मौका मिलता। ये सब सोचने की जरूरत ना पड़ती। और अब बिस्तर पर पड़ा यह आदमी घमंडी चालाक, और अब तो उस हाल में पहुंच गया। सच में सोचती है कि मैं अपनी जिंदगी इसके साथ बर्बाद करूंगी। पर अभी शाओ बाइलियन से लड़ना ठीक नहीं। उसके चेहरे पर फौरन बेचारगी आ गई। शाओ भाई, ये क्या कर रहे हो? भाई की भलाई के लिए मान मान थोड़ा सा दुख झेल सकती है। तुम ये सब हमारे भविष्य के लिए तो कर रहे हो। ये कहते ही शेमान मान को खुद घिन आई। शाओ बाइलियन ने खुश होकर उसका हाथ थपथपाया। तुम मुझे समझती हो, बस यही चाहिए। चिंता मत करो, जब दरबार में ऊपर पहुंचूंगा तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मछली जाल में फंसी देखकर शेमान मान की आंखों में हल्की सी खुशी चमकी। तो अभी ठीक से आराम करो, स्प्रिंग पार्टी में शामिल होना है। शाओ बाइलियन ने उसकी जांघ दबाई। हाँ, तुम चिंता मत करो। शाओ बाइलियन और शेमान मान की जुगलबंदी की एक वजह यह भी थी कि झू शू ई उसे बोरिंग लगती थी। हाँ, वो हमेशा पीछे पड़ी रहती थी। चेहरा और अदा अच्छी थी, दिल्ली की सबसे खूबसूरत लड़कियों में गिनती भी होती थी। उसने झू शू ई का फायदा तो उठाया, पर उसकी तरफ खिंचाव भी था। कई बार इशारे किए, पर वो समझकर भी अनजान बनती रही। शेमान मान ने थोड़ी सी और बात की, फिर उठकर चली गई। शाओ बाइलियन राजी हो गया तो उसे भी पार्टी की तैयारी करनी थी। कपड़े और जेवर चुन थे। उस दिन जब झू शू ई बेहाल हो और वो सजी संवरी राजकुमार के सामने जाए तो वो उनकी जिंदगी में रोशनी बने। झू शू ई को हटाओ तो राजकुमारी बनने की राह कितनी दूर। पार्टी का न्योता जा चुका था। कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आया। गाड़ी पूर्वी दरवाजे पर रुकी। आसपास कई घरों की लड़कियों की गाड़ियां थीं। सहेलियां मिलकर दो दो तीन तीन के झुंड में अंदर जा रही थीं। दीदी, महल की पालकी का इंतजार करें? जूही ने पूछा। पहले दीदी हमेशा दरवाजे के पास वाले संदेशवाहक को बुलाती, फिर पालकी आती। नहीं, आज रानी जी की पार्टी है। अलग से क्यों? वैसे भी पानी में गिरने के बाद माँ ने बाहर जाने से रोक रखा था। आज चलना भी अच्छा है। दोनों अंदर जाने के लिए जा रही थीं। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, बहन। ये दो शब्द सुनते ही मेरी पीठ अकड़ गई। पिछले जन्म का वो आखिरी दर्द याद आ गया। नहीं, अभी नहीं, अभी हिसाब का वक्त नहीं। कभी कभी जितना ऊपर चढ़ने दो, गिरने पर उतना ही चोट लगती है। ये सोचकर मैंने दिल का गुस्सा दबाया। जब पलटी तो चेहरे पर वही मासूम खुली मुस्कान थी। बहन,
अच्छा वो मिल गई। मैं सोच ही रही थी तुम आई या नहीं। शे मान मान ने यह सुनकर आस्तीन के नीचे मुट्ठी भींच ली। चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान, पर आंखों में जो जहर था वो मुझसे छुपा नहीं। शे घर बस एक छोटे से 9वें दर्जे के अफसर का घर था। ऐसे घर को रानी जी की पार्टी का न्योता नहीं मिलता। पहले हमेशा मेरे साथ लगकर शे मान मान अंदर आ जाती थी। इस बार भी वो झूम झूम के दरवाजे तक पहुंची, पर वहां पता चला माँ नौकरों के साथ मंदिर गई हैं, पिताजी दरबार में हैं, और झू शू ही पहले ही महल पहुंच गई। अच्छा हुआ रास्ते में थोड़ी देर हो गई, चलो साथ चलते हैं। श्रीमान मान ने बिना पूछे मेरी बात थाम ली और साथ चलने लगी। मैंने रोका नहीं। कहते हैं ना, जो बिना काम के मीठा बोले उसमें ज़रूर कुछ है। देखते हैं शेमान मान की चाल क्या है। महल में घुसते ही शेमान मान ने मेरा हाथ छोड़ा। शुएर, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। चलो महल के कमल तालाब के पास बैठते हैं। मैंने एक भौं उठाई। इतनी जल्दी? ठीक है, देखते हैं इनके इरादे क्या हैं। हाँ क्यों नहीं, पर बहन इतना औपचारिक क्यों? हम एक ही खानदान हैं, तुम मेरी बड़ी बहन हो। यूं झुककर बात करने की जरूरत नहीं। पार्टी शुरू हो गई। रानी जी पीले रंग की शाही पोशाक में नौकरानियों के सहारे आईं। आज इतनी सारी लड़कियां एक साथ आई हैं, देखकर लग रहा है बाकी फूल भी फीके पड़ गए। रानी जी शालीनता से सबसे ऊपर बैठ गईं। पास एक हरे कपड़ों वाली नौकरानी सफेद कढ़ाई वाला पंखा लेकर हल्की हल्की हवा कर रही थी। उमस में थोड़ी ठंडक आई। मैं रानी जी की होने वाली बहू थी, इसीलिए सबसे आगे बैठी। मुझे अब थकान जल्दी होती है, पर आज इतनी सारी घर की लड़कियों को एक साथ देखकर मन खुश हो गया, जैसे मैं भी वापस उन दिनों में चली गई जब मैं भी घर की लड़की थी। 10-12 शाही घराने की लड़कियां दोनों तरफ बैठी थीं। क्योंकि ये स्प्रिंग फेस्टिवल था तो उनके कपड़े आम दिनों से भी ज्यादा रंगीन थे। होठों पर लाली भी कुछ गहरी थी। रानी साहिबा की बात सुनकर वो सब शर्माते हुए नीचे झुक गईं। रानी साहिबा बोली, ये क्या कह रही हो तुम पूरे राज्य की माँ हो, तुम्हारी शान तो बेमिसाल है। हाँ रानी साहिबा, आप पूरे राज्य की माँ हैं, आपकी शान सच में बेमिसाल है। आज आपकी एक झलक देख पाना भी हमारे लिए किसी खुशनसीबी से कम नहीं। ये सब चापलूसी भरी तारीफें सुनकर कोई भी खुश हो जाता। रानी साहिबा भी हुई। उन्होंने हाथ उठाया, रुमाल से मुंह ढककर हल्की सी हंसी। तुम सबकी जुबान बड़ी मीठी है। आज इस फेस्टिवल में तुम सबको बुलाने की दो वजह हैं। पहली, सब एक साथ मिले। दूसरी, जैसा सब जानते हैं कुछ दिन पहले दरबार के कुछ सेनापति सेना लेकर सरहद पर गए हैं, तो उम्मीद है कि तुम सब भी कुछ योगदान दे सको। इतना कहते हुए रानी साहिबा ने अपनी कलाई का कड़ा उतारकर दासी की थाली में रख दिया। सब समझ गए इस इशारे का मतलब। रानी साहिबा की देखा देखी बाकी लड़कियां भी अपने गहने उतारकर थाली में रखने लगीं। पास में ही पुरुषों का अलग फेस्टिवल चल रहा था। अभी वो फेस्टिवल शुरू ही हुआ था तो उन्हें खुलकर घूमने की इजाजत नहीं थी। राजा साहब इन दिनों सरहद की चिंता में परेशान थे, इसलिए खुद नहीं आए। उन्होंने मो शुआन यू को जिम्मेदारी दी थी। मो शुआन यू वैसे तो ठंडे दिल का इंसान था, उसने ये फेस्टिवल करने से मना करना चाहा था, लेकिन जब सुना कि ये मेरा आइडिया था तो वो सामने बैठ गया। उसके हाथ में शराब का प्याला था और नजर थी उस पर, जो 1.5 महीने की देखभाल के बाद ठीक हुआ था। वो पीला सा चेहरे वाला लड़का। शरीर तो ठीक हो गया था, लेकिन चेहरे पर मार के निशान अभी भी थे, और वो एक जगह शायद अब ज्यादा काम की नहीं रही होगी। लेकिन जू शुई ने ये फेस्टिवल सजेस्ट क्यों किया, इसके पीछे क्या असली वजह थी? मो शुआन यू को नहीं लगता था कि सिर्फ श्याओ बाई लियन की वजह से ऐसा किया होगा, क्योंकि पहले मैं बड़ी भोली भाली थी, इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देती थी। तो क्या वो फिर कोई नई चाल चल रहे हैं? जब उसे याद आया कि पहले मैं चुपके से श्याओ बाई लियन की मदद करती थी, तो मो शुआन यू का मूड एकदम ठंडा पड़ गया। उसने ठंडी नजरों से उस इंसान को देखा जो थोड़ी दूर बैठा था। लगता है पिछली बार उसके गार्ड्स ने उसे ज्यादा हल्के में लिया। लुओ जेन मो शुआन यू के सबसे करीबी और भरोसेमंद था। प्रिंस साहब के लिए उसकी वफादारी पक्की थी। उस दिन अगर प्रिंस साहब ने उसे और उसकी बहन को बर्फ से न बचाया होता तो दोनों कब के मर चुके होते। मो शुआन यू ने लुओ को इशारे से पास बुलाया। लुओ 2 कदम आगे आया। प्रिंस साहब, क्या हुक्म है? उसकी नज़र ठंडी थी शियाओ बैलियन पर। आवाज धीमी थी, उस पर नजर रखो, अगर कोई भी हरकत हो फौरन बताओ। जी। लुओ ने धीरे से हाँ कहा। श्याओ बैलियन ऊपर से शाही महफिल में चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत चालाक थीं। वो क्या प्लान कर रही हैं ये पूरी तरह तो नहीं पता था, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर था। महिलाओं की तरफ का डोनेशन राउंड लगभग खत्म हो चुका था। कहते हैं ना, लड़कियां लड़कों से कम नहीं। जब इन शाही घरानों की लड़कियों ने सुना कि सरहद पर लड़ने वाले जवानों के लिए कुछ देना है, तो सब ने अपनी अपनी ताकत भर कुछ न कुछ दिया। जब डोनेशन का माहौल पूरे जोर पर था तो रानी साहिबा ने दासी को थाली लेकर जाने का इशारा किया। देखो बेटियों, तुम सब शाही घरानों की लड़कियां हो, जब हमारी सेना जीतेगी तो उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। ये सुनकर सबकी आंखों में चमक आ गई। मैं अपनी जगह चुपचाप बैठी, हाथ में एक प्याला चाय था जो मैं धीरे धीरे पी रही थी। मुझे नहीं पता था कि श्याओ मान मान पर्दे के पीछे क्या प्लान बना रही है, इसीलिए मैंने दासी से खुद के लिए शराब नहीं मंगवाई, बस चाय ही रखी। जब सही वक्त हुआ, फेस्टिवल का अगला हिस्सा शुरू हुआ। इसमें शादी की उम्र के नौजवान और शाही घरानों की लड़कियां रॉयल गार्डन में मिलजुल कर बात कर सकते थे। दरबार के लोग सच में बोर रहते हैं, इसीलिए तो हमेशा ऐसी मैच मेकिंग में लगे रहते हैं। तभी रानी साहिबा बोली, अब थोड़ी देर हो गई है, मेरा मन भी थोड़ा भारी है। तुम सब जाओ गार्डन में घूमो, अपनी सहेलियों से मिलो।
लड़कियां एक एक करके वहां से चली गईं। रानी साहिबा का चेहरा, जो अभी तक शाही और डिग्निफाइड था, थोड़ा थका हुआ लग रहा था। इन जवान और एनर्जेटिक लड़कियों को देखते हुए वो बोली, लगता है अब उम्र का असर दिखने लगा है। अरे नहीं रानी साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? आप अभी भी बहुत खूबसूरत हैं, ये बड़े घरों की बेटियां भी आपकी बराबरी नहीं कर सकती। रानी साहिबा मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगी। अब इस उम्र में वो बस इतना चाहती थी, बेटे को बड़ा होते देखें, उसकी शादी हो, नाती पोते आए, बाकी तो सब मिल ही गया था। तभी उन्हें याद आया, ये फेस्टिवल तो जू शूई का आइडिया था। तुम पहले उस मान मान से अच्छी थी ना, तो अभी उससे क्यों नहीं मिलती? पुरानी बातें करो। रानी साहिबा का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। वो जहां भी जाती थीं, मान मान को साथ ले जाना पसंद करती थीं। हालांकि एम्प्रेस और बड़ी रानी साहिबा एक नज़र में मान मान को समझ जाती थीं, लेकिन जू शू ई की वजह से वो कुछ बोलती नहीं थी। मैंने रानी साहिबा की बात सुनी और बस हल्के से सिर हिला दिया। नहीं, मैं यहीं रहूंगी, आपके पास बैठकर चाय पीती हूँ। शियाओ बाई लियन अभी पता नहीं कहाँ गई है। वो ज़रूर पर्दे के पीछे कुछ प्लान कर रही होगी। मुझे कैसे नुकसान पहुंचाना है यही सोच रही होगी। कुछ दिन पहले ही मैंने प्रिंस साहब के जरिए उसकी पिटाई करवाई थी। शियाओ बाई लियन का स्वभाव था कमज़ोर होकर भी बदला लेना, इसलिए वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। लेकिन मुझे उनसे एक अजीब सी उत्सुकता थी। रानी साहिबा और प्रिंस साहब की नज़रों के सामने वो आखिर क्या करती हैं? तभी श्री मान मान एक मीठी मुस्कान लेकर आई। वो छोटे छोटे नाजुक कदमों से चल रही थी। रानी साहिबा, उसने नाज नखरे से झुककर मस्ती किया, फिर मेरे पास आई। बहन, जो हुआ उसमें बड़ी बहन की गलती थी। मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इतना कहते ही मैंने शे मान मान की आंखों में एक पल के लिए घमंड की चमक देखी। रानी साहिबा के सामने से जू शुई को ले जाना भले हो जाए, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? पूरे दरबार को पता है, पहले जू शू ये खुद शियाओ बाई लियन के पीछे पागल थी। अब वो उसे लेकर जाए तो? मैंने ये सब देखा और समझ गया। मुझे अंदाजा हो गया था कि शियाओ बाई लियन और शे मान मान मिलकर क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैंने पहले से ही अपने आप को तैयार कर लिया था। पिछले जन्म की नफरत और इस जन्म का हिसाब दोनों मिलाकर, ये जो भी बोले, मैं अब उनके लिए नरम नहीं पड़ूंगी। अब मैं जैसे नरक से निकली हूँ, हर रात बस यही करती हूँ कि अपने अंदर की आग को दबाए रखूँ। खुद को समझाती रहती हूँ, अभी सही वक्त नहीं है, कुछ गलत मत करो। ठीक है, चलो बहन के साथ चलते हैं। इतना कहकर मैं आराम से उठी, रानी साहिबा को नमस्ते किया और शे मान मान के साथ चली गई। दासी ने उनके पीछे जाते देखा तो मन में सोचा, रानी साहिबा, मुझे लग रहा है जू छोटी मालकिन में कुछ बदल गया है। वो लड़की तो हमेशा से चालाक थी। बस इतनी सी बात हुई और वो टॉपिक खत्म। फेस्टिवल धीरे धीरे रंग पकड़ रहा था। सब लड़कियां और नौजवान रॉयल गार्डन में घूमने लगे। शे मान मान को डर था कि कहीं भीड़ में प्लान पकड़ा ना जाए। वो जल्दी से मुझे कमल के तालाब के पास ले गई। वहां पहुंचते ही उसकी दासी कोई बहाना बनाकर चली गई। बहन, यहाँ क्यों लाई हो? अरे गार्डन में घूमना है तो यहाँ क्यों? शे मान मान एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, कमल भी तो फ्लावर है, और तालाब के बीच में देखो सुनहरी मछलियां हैं, चलो मछलियों को दाना डालते हैं। मुझे पता था कि वो मुझे पानी में धक्का देना चाहती है। जब दासी गई तब मैंने नोटिस किया था। लेकिन अगर वो खेल खेलना चाहते हैं तो मैं भी खेलूंगी, बस नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं होगा, ये उनकी प्रॉब्लम है। शियाओ बाई लियन ने जब शे मान मान की करीबी दासी को देखा तो उसे लगा प्लान लगभग सेट हो गया है। प्लान था, शे मान मान जू शुई को कमल के ताब के पास लाए, फिर वो वहां आए और मौका देखकर उसे पानी में धक्का दे दे। पानी में दोनों के बीच कुछ फिजिकल कांटेक्ट हो जाए। शे मान मान फिर शोर मचाए कि कोई पानी में गिर गया। तब फेस्टिवल में आए सब लोग देखें कि वो दोनों एक दूसरे से कितने करीब है। जू शुई फिर प्रिंस साहब से शादी कैसे करेगी? ये लड़की सिर्फ मेरी होगी। श्याओ बाई लियन के होठों पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। लोगों ने मो शुआन यू की तरफ देखा। प्रिंस साहब, श्याओ बाई लियन वहां से चला गया, क्या पीछे जाएं? नहीं, खुद जाने की जरूरत नहीं। उनका ये एटीट्यूड देखकर लगता है प्लान रेडी है, तो यहाँ बैठकर क्या करें? श्याओ बाई लियन तेज कदमों से चल रहा था। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ दिन पहले चोट लगी थी। शे मान मान ने भी वक्त का अंदाजा लगाया। जैसे ही श्याओ बाई लियन करीब आने वाला था, वो चुपके से मेरे पीछे आ गई। मेरे इस एंगल से साफ दिख रहा था कि शे मान मान मेरे ठीक पीछे खड़ी है। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और हाथ उठे थे, धक्का देने के लिए तैयार। पिछले जन्म में जो अनगिनत तकलीफें उन्होंने दी थीं, उसे याद करके अब इन दोनों को भी वही दर्द महसूस होना चाहिए जब सब लोग उन पर हंसें और उन्हें बुरा भला कहें। इस जन्म में मैं इन दोनों को एक दूसरे से बांध दूंगी। दोनों मिलकर एक दूसरे को तड़पाएंगे और फिर आखिर में दोनों को उनका हिसाब मिलेगा। इस तालाब की मछलियां सच में बहुत अच्छी हैं। देखो कितनी मोटी ताजी है। यहाँ से बीच में तैरती देखकर भी मन खुश हो जाता है। मैंने एक लंबी सांस ली, जैसे सच में मुझे कुछ पता ही नहीं। हर बार जब शियाओ बाई लियन और शे मान मान की कोई सिली स्कीम देखती हूँ तो हंसी आती है। पिछले जन्म में मैं खुद इनके चक्कर में कैसे आ गई, ये सोचकर हैरानी होती है। इनकी एक्टिंग तो इतनी बेकार थी कि कोई भी एक नज़र में पकड़ ले। फिर भी मैं इन पर भरोसा करती रही, उन्हें चाहती रही, और अपने हाथों से खुद को और अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर लिया। इस जन्म में जब इनका असली चेहरा देखती हूँ तो गुस्सा आता है खुद पर। शिमान मान ने जू शू ये बात सुनी तो एक पल रुकी, फिर समझ आया इस बेवकूफ़ को खतरे का कोई अंदाज़ा ही नहीं। वो वहाँ खड़ी है, मछलियाँ देख रही है, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। हाँ,
रॉयल गार्डन के इस तालाब की सुनहरी मछलियां सबसे अच्छी हैं। बहन ने दासी को दाना लेने भेजा है। थोड़ी देर में हम मछलियों को दाना डालेंगे।